नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके जीएस को। जीके और जीएस के इस क्रम में हम लोग इतिहास को देख रहे हैं और इतिहास में अभी मौर्य काल और मौर्योत्तर काल को हम लोग देखे हैं। मौर्य काल से संबंधित कलिंग, नरेश और सिकंदर के बारे में अभी देखना बाकी रह गया है, तो इसको आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे कलिंग नरेश के बारे में, कलिंग नरेश खारवेल के बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो कलिंग नरेश खारवेल को देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि कलिंग पर चेंदी वंश का शासक हो गया था। क्यों चेंदी वंश का शासन हो गया था? तो इसमें देखने की ये कोशिश करेंगे कि अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, अशोक के उत्तराधिकारी वो बहुत ही अयोग्य साबित हुए। अशोक के उत्तराधिकारी बहुत ही अयोग्य साबित हुए, जिस कारण से कलिंग पर किसका अधिकार हो गया? तो चेंदी वंश का अधिकार हो गया। चेंदी वंश का अधिकार हो गया उस पर, क्योंकि हम लोग ये देखेंगे कि अशोक ने कलिंग को जीत लिया था। तो अशोक के जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे वो कलिंग को बचा नहीं पाए। यहाँ पे कलिंग को वो लोग बचा नहीं पाए और कलिंग पर चेंदी वंश का अधिकार हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चेंदी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो महामेघ वाहन था। चेंदी वंश का जो संस्थापक था वो महामेघ वाहन था। इस कारण से इस वंश को महामेघ वाहन वंश भी कहा जाता है। इस वंश को क्या कहा जाता है? कि महामेघ वाहन वंश भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो खारवेल था। सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो खारवेल था। इसके बाद देखेंगे कि खारवेल जो था वो किसका समकालीन था? तो खारवेल पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। पुष्यमित्र शुंग वही है जिसने कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे शक्तिशाली चेंदी वंश का जो शासक था वो खारवेल था और खारवेल जो था वो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल का था, यानी कि इसी के शासन काल का समकालीन था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मगध तथा अंग को जीतने के बाद अब ये जो खारवेल है ये सिर्फ कलिंग को ही नहीं बल्कि मगध को भी जीत ले रहा है और अंग प्रदेश को भी जीत ले रहा है। मगध और अंग प्रदेश दोनों को जीतने के बाद खारवेल ने क्या किया कि वहां से प्रथम जैन तीर्थकर की मूर्ति को वापस कलिंग लेकर के आया। प्रथम जैन तीर्थकर की जो मूर्ति थी उसको क्या किया? वापस कलिंग लेकर के आया। किसकी? तो जैन तीर्थकर। कौन से जैन तीर्थकर? तो प्रथम जैन तीर्थकर की जो मूर्ति थी उसे वापस कहाँ लाया? तो उसे वापस कलिंग लेकर के आया। तो वापस उसने क्यों कलिंग लाया? क्योंकि इसको 300 वर्ष पूर्व नंद शासक जो थे वो इसे कलिंग से लेकर के गए थे। 300 वर्ष पूर्व नंद शासक इसे कलिंग से लेकर के गए थे। तो उसी के लिए खारवेल ने क्या किया कि अंग और मगध को जीतने के बाद से ये प्रथम जैन तीर्थकर की मूर्ति को वापस कलिंग लेकर के आया। खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, वो जैन धर्म को मानने वाला था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कलिंग नरेश के बारे में जो जानकारी है उसका एकमात्र स्रोत कौन सा है? तो उदयगिरि का हाथी गुफा अभिलेख। उदयगिरि का हाथी गुफा अभिलेख जो है ये एकमात्र जानकारी है जिससे कि कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह से हम लोग कलिंग नरेश खारवेल को देखें। कलिंग नरेश खारवेल में क्या हम लोग देखें कि अशोक के अयोग्य शासक होने की वजह से कलिंग पर चेंदी वंश का शासन, चेंदी वंश का जो संस्थापक था वो महामेघ वाहन था, जिस कारण से उस वंश को महावेद वाहक वंश भी कहा गया है। सबसे शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल जो था वो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि मगध और अंग को जीतने के बाद से खारवेल वहां से क्या करता है कि प्रथम जैन तीर्थकर की मूर्ति को वापस लेकर के आता है, जिसे 300 वर्ष पूर्व नंद शासक जो थे वो कलिंग से लेकर के गए होते हैं। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी है और खारवेल के बारे में जो जानकारी है उसका स्रोत क्या है? तो एकमात्र स्रोत है उदयगिरि का हाथी गुफा अभिलेख,
जिससे कि जानकारी मिलती है कि कलिंग का शासनकाल कैसा रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए किसको, तो कलिंग नरेश खारवेल को हम लोग यहाँ पर देख लिए कि कलिंग नरेश खारवेल के शासनकाल को हम लोग यहाँ पे देख लिए। आगे देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल के बाद अब हम लोग यहाँ पर सिकंदर का आक्रमण देखेंगे। सिकंदर के आक्रमण को देखते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। तो सिकंदर के आक्रमण में हम लोग देखेंगे कि ये भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण था। भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो सिकंदर का था। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला आक्रमण ईरान के द्वारा किया गया और दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने किया था। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने आक्रमण किया था। ध्यान में रखना है कि पहला आक्रमण जो है भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो साइरस के द्वारा किया गया था, जो ईरान का था, जिसे प्राचीन फारस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन फारस भी कहा जाता है। तो भारत पर पहला आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? साइरस था। साइरस ईरान का रहने वाला, जिसे प्राचीन फारस भी कहा जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वो सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने किया था। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों के द्वारा किया गया था। सिकंदर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग कि सिकंदर जो है वो मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था सिकंदर, और इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ये मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। भारत विजय अभियान जो है वो इसने 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। भारत विजय अभियान सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, ऐसा कहा जाता है। पहला आक्रमण यानी कि पहला आक्रमण इसने 326 ईसा पूर्व में किया था। और सिकंदर जो है वो भारत में प्रवेश कैसे किया, आखिर किस रास्ते से वो भारत में आया था, तो सिकंदर खैबर दर्रा को पार कर भारत में प्रवेश किया था। खैबर दर्रा को पार करके भारत में प्रवेश किया था। खैबर दर्रा जो हो जाएगा वो किधर है, तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में पड़ता है खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा को पार करके और सिकंदर जो है वो भारत में प्रवेश किया था। और इसने अपना विजय अभियान जो है, भारत विजय अभियान, वो 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। 328 ईसा पूर्व की अगर बात करते हैं तो सिकंदर ने समस्त ईरान साम्राज्य और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली थी। समस्त ईरान साम्राज्य और अफगानिस्तान पर 328 ईसा पूर्व में ही इसने क्या कर लिया था, विजय स्थापित कर लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था। और भारत पहुंचने पर तक्षशिला के एक राजा थे आम्भी, जिन्होंने सिकंदर को विजय में सहायता देने का वचन दिया था। विजय में सहायता देने का वचन दिया था किसने, तो भारत पहुंचने पर तक्षशिला के राजा थे आम्भी। तक्षशिला के राजा थे आम्भी, जो कि झेलम तथा सिंधु नदी के मध्य का जो प्रदेश है वहां के शासक थे। झेलम तथा सिंधु नदी के मध्य प्रदेश यानी उन दोनों के बीच का जो भी स्थल था वहां का जो शासक था वो आम्भी था। और आम्भी ने सिकंदर को वचन दिया था कि वो सिकंदर की सहायता करेगा, किसमें, भारत विजय में उसकी सहायता करेगा। फिर देखते हैं यहाँ पर कि सिकंदर का पोरस के राजा के साथ में भी, यानी कि राजा पोरस के साथ में भी सिकंदर का युद्ध हुआ। पोरस नाम का एक शासक था, सिकंदर का पोरस के साथ में भी युद्ध होता है, जिस युद्ध को हाइडेस्पीस युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था उसे हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पोरस जो है वो झेलम तथा चेनाब के मध्य का जो स्थलीय क्षेत्र था वहाँ का शासक था। पोरस कहाँ का, तो झेलम और चेनाब नदी के मध्य का जो स्थलीय क्षेत्र था वहाँ का शासक था। और झेलम और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ, जिस युद्ध को हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। हाइडेस्पीस के युद्ध में हम लोग देखेंगे कि सिकंदर विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? सिकंदर विजयी हुआ था।
और पोरस यहाँ पर पराजित हुआ था। पोरस पराजित हुआ था और सिकंदर क्या हुआ था, विजयी हुआ था। हाइडेस्पीस का जो युद्ध है वो झेलम नदी के तट पर हुआ था। कहाँ? झेलम नदी के तट पर हुआ था। और इसी युद्ध में झेलम नदी के दूसरे तट पर सिकंदर का घोड़ा था बौकेफला। सिकंदर के घोड़े का नाम था बौकेफला, तो बौकेफला मारा गया था। सिकंदर का घोड़ा था बौकेफला और बौकेफला मारा गया था। कहाँ मारा गया था? तो झेलम नदी के एक तट पर युद्ध हो रहा था और दूसरे तट पर क्या सिकंदर का जो घोड़ा था बौकेफला वो मारा गया था। हाइडेस्पीस के युद्ध के बाद में सिकंदर की सेना जो थी वो थक चुकी थी और व्यास नदी के विकराल रूप को देख करके, व्यास नदी के विकराल रूप को देख करके उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। व्यास नदी में उस समय उफान आया हुआ था और उसके विकराल रूप को देख करके उसके जो भी सेना थी, तो सेना ने क्या किया कि नदी को देख करके आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिस कारण से सिकंदर जो है वो 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग से अपनी सेना के साथ लौट गया। क्या हुआ? सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के विकराल रूप को देख करके आगे बढ़ने से मना कर दिया, आगे जाने से मना कर दिया, जिससे 325 ईसा पूर्व में सिकंदर स्थल मार्ग से अपनी सेना को लेकर के वापस लौट गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मात्र 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है वो मारा गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व में, मात्र 33 वर्ष की अवस्था में। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कुछ तथ्यों को, जिसमें सिकंदर के प्रमुख सेनापति में देखते हैं कि प्रमुख सेनापति उसका सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का प्रमुख सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था और उसका जल सेनापति कौन था? तो निरियाकस था। जल सेनापति कौन था? निरियाकस था। तो यहाँ तक हम लोग देखें, इसके आगे और भी विविध तथ्यों को देखते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रमुख सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था और जल सेनापति निरियाकस था। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई और सिकंदर स्थल मार्ग से भारत से वापस कब लौटा? तो 325 ईसा पूर्व में वापस लौटा था। किस कारण से लौटा था? तो किस कारण से? तो व्यास नदी में उफान आने के कारण उसके विकराल रूप को देख करके उसके सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ा था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत तथा यूनान के मध्य में संपर्क स्थापित हो गया। सिकंदर भारत पर आया, भारत पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और यूनान के बीच में क्या हुआ? तो मध्य संपर्क स्थापित हुआ। और इसके बाद देखेंगे संपर्क स्थापित होने के साथ व्यापारिक संबंध भी कायम हुए, यानी कि अब यूनान और भारत में व्यापार भी होने लगा, व्यापारिक संबंध भी कायम हो गए। किस वजह से? तो सिकंदर के भारत आक्रमण के वजह से। इसके बाद देखते हैं कि इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस थे, उन पर भारतीय दर्शन का प्रभाव पड़ा। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस पर भारतीय दर्शन का प्रभाव पड़ा और इसके बाद इस प्रभाव के कारण यूरोप में भारत के विषय में जानकारी बढ़ी। अब यूरोप में भी लोग भारत की बातें करने लगे, भारत के बारे में जानकारी बढ़ी, तरह तरह की बातें होने लगी, तरह तरह के नॉलेज। अब ये इंडिया के नॉलेज क्या होने लगे? यूरोप जाने लगे, यूरोप के इंडिया आने लगे और इस तरह से क्या हुआ कि व्यापार या फिर जो विचारों का आदान प्रदान है वो आगे बढ़ा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सिकंदर था वो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था। और आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स इत्यादि की उपाधि दी गई है।
यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स या फिर एंड्रोकोट्स इस तरह की और भी इत्यादि नाम से उसे संबोधित किया गया है। किसे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित किया गया है। किसमें? तो यूनानी ग्रंथों में। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि सिकंदर आक्रमण को भी हम लोग पढ़ लिए और इसके पहले कलिंग नरेश खारवेल को भी पढ़ लिए। तो कलिंग नरेश खारवेल और इसमें हम लोग देखेंगे कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण, इन दोनों को पढ़ते हुए हम लोग अब आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं यहीं पर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।